Hello guys, I hope that you are doing it well, and in this particular video we are going to start with a new section which is human physiology. बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है बिकॉज ये आपसे बहुत ही रिलेट करेगा डे टू डे लाइफ में. यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट. हमने जो बॉटनी में पढ़ा वो सब हमें लैब में जाके देखना पड़ता है, राइट? बट ये यहाँ से जो आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ोगे, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू यू. अगर इफ योर एम इज दैट MBBS and you have to crack it, this is what you're going to study for the next 5 years or 6 years or 7 years of your life. So I hope कि हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे. बहुत ही बेसिक लेवल है, मजा आएगा. कंसेप्ट बहुत ही कम है इसमें, लेकिन यू वुड रिलेट इट विथ योर सेल्फ, विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. इंटरेस्टिंग सेक्शन है और समझ में आएगा तो क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली सॉल्व होंगे इस चैप्टर के. ठीक है, तो हमारा चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से. बिकॉज दिस इज कि इसके पहले जो था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, वो अब हमारे न्यू सिलेबस से डिलीट हो गया. तो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड यू टू फॉलो न्यू NCERT बिकॉज 2024 के पेपर जो थे वो कम्प्लीटली न्यू NCERT बेस्ड थे. तो ऑफकोर्स 2025 के जो पेपर्स होंगे वो भी न्यू NCERT बेस्ड होंगे, राइट? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. सबसे पहले चैप्टर का नाम समझते हैं कि ये चैप्टर का नाम हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्यों रखा, राइट? कि ये भाई ये ब्रीदिंग है और ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस. हमें सभी को पता है कि वी ब्रीद, हम एयर को इन करते एयर को आउट करते, राइट? वी फॉलो द प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, राइट? इंस्पिरेशन यानी कि हवा को अंदर लेना एंड एक्सपिरेशन यानी कि वो हवा को अपनी बॉडी से रिलीज आउट कर देना, राइट? तो ब्रीदिंग का मतलब होता है कि देखो यहाँ पे दो वर्ड बहुत ही डिफरेंट वे से डिफाइन किया गया है. हम डिटेलिंग में सबको समझते हैं. ब्रीदिंग यानी कि सिर्फ इन एंड आउट एयर का करना, राइट? और दूसरा वर्ड हुआ है यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस. दोनों हम अगर आप नॉन साइंस स्टूडेंट से पूछेंगे कि व्हाट इज ब्रीदिंग एंड व्हाट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उनको कहीं ना कहीं ये सिनोनिम्स लगेगा, सेम लगेगा. लेकिन एज अ बायो स्टूडेंट हमें हर चीज का डीप मीनिंग पता होना चाहिए. यहाँ पे ब्रीदिंग का मतलब होता है सिर्फ हवा को लेना और रिलीज आउट करना. लेकिन ऑन द अदर हैंड एक्सचेंज ऑफ गैस इज कम्प्लीटली अ डिफरेंट पार्ट, जहाँ पे जो हमने जो ब्रीदिंग वाला गैस था उसको हमारी बॉडी में कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, जिसे जरूरत है उसे देना है, ये सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस. समझ में आया इसका नाम क्या? यानी कि हम इस चैप्टर में ये तो समझेंगे कि हम कैसे मैकेनिज्म फॉलो करते हैं फॉर आवरसेल्फ टू ब्रीथ, बट हम ये भी देखेंगे कि हम जो ऑक्सीजन जो ब्रीथ इन करते हैं वो हमारी बॉडी से कैसे रिलेटेड है, राइट? हम उसको बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, उन सेल्स को, उन टिश्यूज को जिनको उसकी सख्त से सख्त जरूरत है, राइट? अब ऑफकोर्स ये पहला वाला पार्ट होता है. NCERT का नियम है कि पहले आपको अंदर क्यूरियोसिटी को जनरेट करेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेगा, आंसर्स भी साइमल्टेनियसली देगा, राइट? तो ये प्रथा को स्टार्ट फॉलो करते हुए हम इस फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ते हैं. वो क्या बोल रहा है कि एज यू हैव अर्लियर रेड, जैसे कि आपको बचपन में थोड़ा बहुत तो पता होगा, दैट्स अ वेरी बेसिक थिंग कि हमें पता है कि हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज आउट करते हैं. वेरी बेसिक, राइट? 10th तक तो आपने पढ़ा ही होगा ये सब, कि ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज एंड डिराइव एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज. देखो 10th में तो साइंस सभी के लिए कंपल्सरी है, ऐसा तो नहीं है ना कि आपको साइंस में भी ऑप्शन था 10th तक. नहीं, तो हमने इतना तो पढ़ा है कि हम जो ऑक्सीजन ब्रीथ इन करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट करते हैं, उसमें से जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसका काम क्या होता है. ऑफकोर्स हमने सब पढ़ा था कि ऑक्सीजन का काम होता है कि हम ग्लूकोज है ना, जो हमारा फूड है, समझ लो यहाँ पे ग्लूकोज इन द फॉर्मेट ऑफ फूड, ये हम फूड को ब्रेक डाउन करते हैं. सो इसलिए ऐसा हाइपोथेटिकली समझो कि मेरे पास ये फूड है, फूड में बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, बहुत सारे बॉन्ड, और जब इस बॉन्ड को हम तोड़ेंगे तो हम केमिस्ट्री का कंसेप्ट लगाए कि कोई भी चीज अगर ऑटोमेटिकली टूटता है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है, और इसी एनर्जी को हमारी बॉडी ट्रैप करती है और इसे ही यूटिलाइज करती है इनसाइड द बॉडी फॉर डिफरेंट मैकेनिज्म्स और डिफरेंट फंक्शंस टू परफॉर्म. और वो क्या करती है, एनर्जी को डिराइव करती है ताकि अलग अलग एक्टिविटीज को कर सके. ऑन दी अदर हैंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमारे लिए हार्मफुल है, जिसको हम रिलीज आउट करते हैं, इसी प्रोसेस में ऑफकोर्स बहुत सारे वेस्ट भी बनते होंगे कैटाबॉलिक रिएक्शन के थ्रू. यहाँ पे बच्चों को समझ में नहीं आता कि व्हाट इज कैटाबॉलिक एंड व्हाट इज एनाबॉलिक.
देखो, दो वर्ड ना आपको बायो के टर्म्स में बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होते हुए दिखाई देंगे। व्हाट इज कैटाबॉलिक? कैटाबॉलिक यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ रिएक्शन। मैंने कैसे याद किया था? कैटाबॉलिक इज समथिंग रिलेटेड। आपको देखो ना उसका कुछ प्रोनाउंसिएशन में दिख रहा है कि कैटाबॉलिक इज समथिंग कट करने से रिलेटेड है। तो कैटाबॉलिक यानी कट करना। कट करना किसको? रिएक्शन को। और एनाबॉलिक ऑन द अदर हैंड क्या होता है? एनाबॉलिक का मतलब होता है किसी चीज का फॉर्मेशन करना। ऑफ कोर्स अगर कैटाबॉलिक ब्रेकडाउन ऑफ अ रिएक्शन है तो ऑटोमेटिकली हमें ये आइडिया मिल जाएगा कि एनाबॉलिक इज द फॉर्मेशन ऑफ अ रिएक्शन। तो हमें पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं वो ना हार्मफुल गैसेस होता है। ये ना संसार का नियम है कि वट एवर यू प्रोड्यूस देयर विल ऑलवेज बी अ हार्मफुल प्रोडक्ट असाइड, कि ना कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट तो पक्का ही पक्का बनेगा। सो ये जो मैकेनिज्म है जहाँ पे हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, हमारी एनर्जी को डिराइव कर रहे हैं, उसी प्रोसेस में कुछ हार्मफुल गैसेस का भी प्रोडक्शन होता है। उस गैस का नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और वो कब रिलीज होता है? जब कोई रिएक्शन ब्रेक डाउन हो रहा होगा। It is therefore evident that O2 has to be continuously provided to cell and CO2 produced by the cell have to be released out. अगर हम इससे हमें पता चलता है कि ग्लूकोज का काम ऑक्सीजन का काम कितना इंपॉर्टेंट है, कितना क्रूशियल है। ऑफकोर्स हमने कितना भी खाना खा लिया लेकिन हमें पता नहीं है कि हम उसे एनर्जी कैसे डिराइव करें, तो ऑफकोर्स वो खाने का तो कुछ मतलब ही नहीं है। इसी की वजह से हमें ये तो पता चल गया बहुत ईजिली कि हमें ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है और वो कंटिन्यूसली हमारे बॉडी को सप्लाई होते रहना चाहिए। क्यों होते रहना चाहिए कंटिन्यूसली सप्लाई? क्योंकि हमें कॉन्स्टेंटली एनर्जी चाहिए। वो इवन अ सिंगल प्रोसेस दैट यू डू इज समवॉट रिलेटेड टू द एनर्जी कंजम्पशन। अगर आप सांस ब्रीद इन ब्रीद आउट भी करें ना, द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग दैट ऑल्सो रिक्वायर एनर्जी। और इसी की वजह से कंटिन्यूसली O2 हमारे बॉडी को सप्लाई होते रहना चाहिए। और ऑफकोर्स जैसे कि O2 सप्लाई होते रहेगा, ऑक्सीजन अपना काम करते रहेगा, तो CO2 ऑटोमेटिकली रिलीज होते रहेगा और वो भी हमारे बॉडी से कंटिन्यूसली बाहर आते रहना चाहिए। वो एक्यूमुलेट नहीं होना चाहिए। अगर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर दे तो बहुत सारी बीमारियों को कॉज कर सकता है और वो इतना ब्रूटल होता है कि एट द एंड डेथ भी कॉज कर देता है। सो एवरी प्रोसेस शुड बी वेरी क्रिस्प, एक प्रॉपर मेथड से होना चाहिए। और यही प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ, अब देखो हमें ब्रीदिंग का डेफिनेशन कितना अच्छे से दिया है, इसको हम हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग। तो हमें ब्रीदिंग का डेफिनेशन क्या दिया है माय डियर स्टूडेंट्स, कि ये ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से एक्सचेंज होता है इन द एक्सचेंज ऑफ CO2। ठीक है, CO2 को छोड़ता है हमारी बॉडी और ऑक्सीजन को लेता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीदिंग, जिसको कॉमन भाषा में रेस्पिरेशन का भी नाम देते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ब्रीदिंग। सब सुनोगे जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं वो ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन को, क्योंकि 10th तक तो हमें यही बता दिया जाता है कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन समवॉट रिलेटेड है, लेकिन ब्रीदिंग का कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग है और रेस्पिरेशन का बहुत ही डिफरेंट मीनिंग है। ऑफ कोर्स यू आर अ मेडिकल स्टूडेंट, तो आपको ये पता होना चाहिए और इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे फर्दर सेक्शन में। ठीक है, अभी एनसीईआरटी ना आपको एक टास्क दे रही है। ऑफ कोर्स एनसीईआरटी ने बोला था वो करना पड़ेगा। देखो और कितना डेंजरस टास्क है। वाओ, प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट, यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन। ये बोल रहा है कि आप अपने चेस्ट पे ना हाथ रखो, यू विल फील दैट योर चेस्ट इज मूविंग अप एंड डाउन। ये क्यों होता है? ओह माय गॉड, हमें तो पता ही नहीं क्यों होता है। हम डर गए कि कुछ अनयूजुअल थिंग तो नहीं हो रही है हमारी बॉडी में। यू नो दैट इट इज ड्यू टू ब्रीदिंग। क्या आपको पता है? एनसीईआरटी ने आंसर भी बता दिया कि आपको पता है ये ब्रीदिंग के कारण होता है। हाउ डू वी ब्रीथ? तो आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि ये पूरा मैकेनिज्म कैसे होता है। हमें तो सिर्फ इतना पता है कि हम ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को रिलीज करती है, लेकिन ये पूरा मैकेनिज्म कैसे होता है? कैसे ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता है? कैसे ऑटोमेटिकली CO2 हमारे बाहर जाता है? व्हाट इज द प्रोसेस? तो एनसीईआरटी इसका रिप्लाई देती है कि द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, मतलब इसके पीछे पूरा श्रेय जाता है इसको, किसको? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को। एंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। उन्होंने बोला कि ये जो आपका क्वेश्चन है कि हम ब्रीथ कैसे करते हैं, हम रेस्पायर कैसे करते हैं, ये सारा चीज ना हम फर्दर सेक्शन में पढ़ेंगे। अभी तक हमने ना सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया चैप्टर का।
क्या बोला इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर में कि हम आज चैप्टर पढ़ने वाले ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बहुत ही नॉर्मलाइज्ड, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल वे में। और ये बहुत ही मजेदार सेक्शन होता है क्या हमारे पास ह्यूमन फिजियोलॉजी, क्योंकि आपका इंटरेस्ट इस तरफ है बिकॉज दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी फॉर द नेक्स्ट ईयर्स जब आप एडमिशन ले लोगे, राइट। एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, समथिंग रिलेटेड टू योर डेली लाइफ फॉर श्योर। तो हमने समझा कि ब्रीदिंग में क्या होता है कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दो डिफरेंट वर्ड है। चलिए मैं बता देती हूँ कि रेस्पिरेशन होता क्या है। ब्रीदिंग होता है इट्स अ प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ये सारी चीज एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ही हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज क्या बोल रहा है कि हम ना ये पूरे सेक्शन में यही समझेंगे कि ब्रीदिंग कैसे होता है। ऑटोमेटिकली कैसे ऑक्सीजन ही अंदर जाता है क्योंकि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होगा। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर क्यों नहीं जाता है, कैसे ऑटोमेटिकली CO2 ही बाहर आता है, क्यों ऑक्सीजन बाहर नहीं आता। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी स्टडीड इन दिस चैप्टर बहुत ही डिटेल तरीके से। तो एनसीईआरटी ने हमें बहुत एक इंपॉर्टेंट टास्क दिया है कि आप अपना जो हैंड है अपने चेस्ट पे रखो एंड यू फील दैट योर चेस्ट इज मूविंग अप एंड डाउन। हम तो शॉक हो गए, भाई ये हो क्या रहा है। उसका आंसर भी एनसीईआरटी ने दिया है कि भाई ये कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ ब्रीदिंग हो रहा है। तो ब्रीदिंग क्या होता है, ब्रीदिंग इज जस्ट अ प्रोसेस जहां पे हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं। ऑन द अदर हैंड रेस्पिरेशन एक अलग है, बट जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स है उनके लिए वो सेम ही है। रेस्पिरेशन होता है यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, हमारे ग्लूकोज लेवल को ब्रेक डाउन करने के लिए, उसे एनर्जी डिराइव करने के लिए, और जो वेस्ट बना है एज अ फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड उसको रिलीज आउट करने के लिए। सो दिस इज नोन एज रेस्पिरेशन। ऑफ कोर्स आपको ये समझ में आया होगा कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले सेक्शन के ऊपर विच इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अभी रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ऑफ सर्टेन गैसेस जो हमारी बॉडी के अंदर होता है, दैट इज नथिंग बट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इसमें सबसे पहला वर्ड क्या बोल रहा है उन्होंने, बहुत ही मजेदार चैप्टर, तो मेक श्योर दैट यू रिलेट इट, you really move your gestures and understand कि this is what is happening to me, this is what we are studying, कि हमारे बॉडी में कैसे रेस्पिरेशन हो रहा है, इसके लिए कौन से ऑर्गन से रिस्पॉन्सिबल है। इंपॉर्टेंट सेक्शन यहाँ से स्टार्ट होते हैं क्योंकि क्वेश्चंस बनना भी यहाँ से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। Mechanism of breathing vary among different group of animals depending mainly on their habitat and level of organization। दो important आगे आपको हाईलाइट करना है कि हैबिटेट में ना एक ऑर्गेनिज्म कैसे रेस्पायर करता है ना, वो टोटली दो चीज पर डिपेंड करता है। कौन सी दो चीज, एक तो हैबिटेट और एक तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन से, बिकॉज वो तो सभी नीट वाले बच्चों को पता होता है। लोग ध्यान क्या नहीं देते, ये दो वर्ड्स पूछ लेगा एनसीईआरटी की कौन से दो फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है वेरिएशन कॉज करने के लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में, तो ऑफकोर्स आपका आंसर हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, इजंट इट। सो देखो ये सब छोटी छोटी बातें होती है जो हमें ध्यान रखना होता है while studying, and that will lead you to score 360 on 360 because that's not impossible to score. People have scored it because उन्हें पता होता है ये सब सारी ट्रिक्स की, क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है, क्वेश्चंस घुमा कैसे सकता है, that is most important thing, right? अब क्या बोल रहा है कि लोअर इनवर्टिब्रेट्स लाइक स्पॉन्जेस, हम ये पूरे एनिमल किंगडम में पढ़ने वाले हैं कि जो लोअर किंगडम इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, व्हाट डज इनवर्टिब्रेट्स, स्पॉन्जेस क्या होते हैं, सिलेंट्रेट्स क्या होते हैं, फ्लैट वॉर्म्स क्या होते हैं, ये सब डिटेल में हम एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे। बट अभी फिलहाल के लिए तो आपको नाम याद रखना पड़ेगा बिकॉज सी 11th एनसीईआरटी 12th एनसीईआरटी एवरीथिंग इज वेरी मच रिलेटेड, राइट, वेरी मच रिलेटेड। तो ये सब चीजें होता है कि इनवर्टिब्रेट, स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट, सब कुछ बहुत ही डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं इन द फर्दर एंड अपकमिंग चैप्टर विच इज द एनिमल किंगडम, बहुत ही डिटेल में। देखो प्रॉब्लम क्या होता है ना कि 11th एनसीईआरटी हो, 12th एनसीईआरटी, एवरी चैप्टर इज इंटर रिलेटेड। तब ना अगर सेक्शन वाइज पढ़ेंगे, बॉटनी अलग, जूलॉजी अलग, तो उस वे में आपको पता है क्या होगा कि आपको बहुत सी चीजें ना कुछ जगह पे याद करनी होगी, बट मेक श्योर जिस जगह पे याद करनी आप याद करें, बट जिस जगह पे समझना आप वो समझे भी। ओके, आई होप दैट इज क्लियर। अभी हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट समझने के लिए हम नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन विद कार्बन डाइऑक्साइड बाय सिंपल डिफ्यूजन, ओ माय गॉड, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड
वेरी इंपॉर्टेंट, लोगों को ये पता नहीं होता है कि सिंपल डिफ्यूजन फॉलो करते हैं। देखो क्वेश्चन कुछ और नहीं पूछेगा, सभी क्यों याद होंगे कि भाई सिलेंट्रेट्स ये सब क्या होता है, ऑक्सीजन और CO2 को एक्सचेंज करते हैं, लेकिन किस मेथड से करते हैं वो सभी को याद नहीं होता है। ट्रस्ट मी, आप शॉक होंगे बहुत, लेकिन सच्ची में नहीं याद होता है। ये किस प्रोसेस से होता है, सिंपल डिफ्यूजन। अब तक जितनी इंपॉर्टेंस हमें CO2 और O2 की पता चली है, उसे तो हमें लग रहा था भाई कुछ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होगा, बट एक्चुअली में इट जस्ट फॉलो सिंपल डिफ्यूजन ओवर द एंटायर बॉडी सर्फेस। मतलब जो बहुत लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, जैसे कि स्पॉन्जेस हो गया, सिलेंट्रेट्स हो गया, फ्लैटवर्म्स हो गया, वो क्या करते हैं अपने बॉडी सरफेस के थ्रू, मतलब अपने स्किन के थ्रू सिंपल डिफ्यूजन की हेल्प से ऑक्सीजन का लेन देन करते हैं। व्हाट द सिंपल डिफ्यूजन मीन्स, यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन का मतलब होता है इट्स अ प्रोसेस। आपको पता है कि देखो एक एग्जाम्पल समझते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ना ये एक क्लेफ्ट है, क्लेफ्ट का पता है खाई बोलते हैं। यहाँ आपने ना एक बाल्टी भर के पानी रखा है, राइट, एंड यू ड्रॉप इट, तो क्या होगा, पानी ऑटोमेटिकली गिरेगा। आपको ना बहुत ही हल्का प्रेशर देना पड़ेगा, मतलब ये ऑटोमेटिकली होगा, यानी कि वाटर क्या हो रहा है, हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट तक ऑटोमेटिकली आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और यहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन है ही नहीं, ठीक है। व्हाट इफ आई टेल यू कि मैंने यहाँ पे पानी की बाल्टी रखी हुई है नीचे डाउन साइड, और मुझे इसे ऊपर लेके जाना है। ऑफ कोर्स यू नीड अ लॉट मोर एनर्जी, यानी कि आप किसी ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हो। बट सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, इन द फेवर ऑफ समथिंग, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के ऊपर, दैट इज द सिंपल डिफ्यूजन। इसका मतलब सिंपली वो डिफ्यूज आउट कर जाता है, डिफ्यूज में चला जाता है। बिकॉज वाई, बिकॉज ग्रेडियंट की वजह से। व्हाट इज ग्रेडियंट, डिफरेंस की वजह से, कि यहाँ पे बहुत ज्यादा है, यहाँ पे बहुत कम है। तो ऑफकोर्स जहाँ पे बहुत ज्यादा होगा, बहुत ही ज्यादा हॉटस्पॉट होगी, वहां से बहुत ही शांत जगह पे जाने का पसंद करेगा। वो कौन, हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, एंड सो ऑन, ठीक है। अभी नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है कि अर्थवर्म हो गया, वो यूज करता है अपने मॉइस्ट क्यूटिकल्स। आपने अर्थवर्म को देखा होगा मिट्टियों में, उनकी ना, उनको टच करना एक बार, ठीक है, टच कर आप देखोगे ना, उनकी जो बॉडी सर्फेस है बहुत ही म्यूसिलीजेनियस होती है, यानी कि बहुत ही चिपचिपाहट होती है, तो उसे हम बोलते हैं मॉइस्ट। व्हाट डज क्यूटिकल मीन्स, देखो बायो को ना नाम देना बड़ा ही पसंद है। क्यूटिकल का मतलब कुछ और नहीं, स्किन होता है। किसकी स्किन, अर्थवर्म की स्किन को क्यूटिकल बोला। क्यों अलग नाम दिया, क्योंकि अर्थवर्म की स्किन हमारे सॉइल के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट होती है, इसी की वजह से हमने अर्थवर्म की स्किन को एक अलग सा नाम दे दिया, विच इज क्यूटिकल। इंसेक्ट के पास ना नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होता है। व्हाट डज नेटवर्क ऑफ ट्यूब मीन्स, क्या उनके अंदर होल होता है, नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, लेट मी ड्रॉ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ना एक इंसेक्ट ड्रॉ किया, मेरी ड्रॉइंग में मत जाना, बहुत ही बेकार है। तो ना यहाँ पे ये इंसेक्ट है, उसके ऊपर एक्सोस्केलेटन ऑफ कोर्स उनकी एक बॉडी कवरिंग होती है। आपने कॉकरोच को देखा है, ऊपर का हार्ड शेल्फ जो होता है ना, दैट इज हार्ड, उसके अंदर उनकी बॉडी होती है। ऊपर का जो हार्ड शेल्फ होता है, समटाइम वो मॉडिफाइड होता है इनटू विंग्स, वो ना बहुत ही हार्ड होता है, उसको हम एक्सोस्केलेटन बोलते हैं, जो प्रोटेक्ट करता है उनकी इनर बॉडी को। तो आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे ना, तो उनके साइड वाली बॉडी में, उनके साइड बॉडी में एकदम छोटे माइन्यूट होल्स होते हैं, और उस होल्स को आप जब डाइसेक्ट करोगे ना, तो उस होल को जब आप डाइसेक्ट करोगे तो वो होल्स ना अंदर डाल कुछ ऐसा फॉर्म करते हैं, ऐसा ट्यूब्स लाइक फॉर्म करते हैं, और ये ऑक्सीजन जैसे अंदर लेता है ना, इसको डिफरेंट ऑर्गन्स को डायरेक्टली पहुंचा देते हैं। तो दिस प्रोसेस, इसको हम ट्यूब का नाम देते थे। तो इंसेक्ट के अंदर क्या होता है, इंसेक्ट के अंदर हमारे पास ट्यूब होता है, जिस ट्यूब को हम बोलते हैं ट्रेकियल ट्यूब्स। व्हाई ट्रेकियल ट्यूब्स, देखो ट्रेकियल ट्यूब्स क्यों, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से ऑक्सीजन लेगा, ये ट्यूब्स की हेल्प से क्या होगा, अपने अपने ऑर्गन्स की तरफ वो सेंड कर देगा, एंड दैट इज व्हाई जो इंसेक्ट की नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होती है, हम उसे ट्रेकियल ट्यूब्स बोलते हैं। टू ट्रांसफर एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी, स्पेशल वेस्क्युलराइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज गिल्स। गिल्स नाम तो बहुत ही सुना होगा, फिशेस में पाए जाते हैं, राइट, आर मोस्ट यूज्ड बाय द एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड्स। एक्वेटिक जानवर होते हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स पाए जाते हैं, और कुछ कुछ मॉलिस्क, ये क्या होता है, ऑर्थ्रोपोड्स क्या होते हैं, ये सब कैटेगरीज है, ये सब फाइलम के अंदर सब फाइलम है, ग्रुप्स हैं, जो आप किंगडम एनिमेलिया के अंदर पढ़ोगे। हमें लगता है कि एनिमल्स बोलेंगे तो सिर्फ ह्यूमंस आते हैं, नहीं। आपका ये मिसकंसेप्शन, आपका ये मिथ बहुत ही इजीली बर्स्ट होने वाला है एनिमल किंगडम में।
कि हमारे बोलते इंसान प्रजाति को छोड़ के भी बहुत डिफरेंट एनिमल्स हमें पाए देखने को मिलते हैं इन एंटायर वर्ल्ड, जो आपने देखे भी नहीं होंगे बट एग्जिस्ट करता है। सो गिल्स ना बहुत सारे फिशेस के अंदर, एक्वेटिक जानवर के अंदर, या मॉलिस्क, ये भी कैटेगरी है जिसके अंदर हमारे पास ऑक्टोपस ये सब आता है। वो सब कैटेगरी जो मॉलिस्क है उनके अंदर क्या होता है, गिल्स होता है। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, देखो ये वर्ड्स क्या बोल रहा है, स्पेशलाइज्ड वेस्क्युलराइज्ड स्ट्रक्चर। तो आपको क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग पूछ देगा कि गिल्स ना वेस्क्युलराइज्ड है कि अनवेस्क्युलराइज्ड है। लोग ना इस वर्ड पे ध्यान नहीं देते कि जो गिल्स होता है ना वेस्क्युलराइज्ड होता है। व्हाट डज वेस्क्युलराइज्ड मींस, जहाँ पे बहुत ही हाईली अमाउंट ऑफ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड आर्टरीज पाई जाती है, यानी कि गिल्स के थ्रू ऑक्सीजन लिया और उधर जो बहुत सारे वेन्स एंड आर्टरीज होते हैं उसके थ्रू ऑक्सीजन का एक्सचेंज कर लिया, यानी बहुत ही हाईली ब्लड वेसल्स, बहुत ही ज्यादा हाई नंबर ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स गिल्स के अराउंड पाए जाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। Whereas vascularized bag called as lungs, वही हमारे ह्यूमन बॉडी में वो भी वेस्कुलराइज्ड होता है। हमारे लंग्स के आजू बाजू में बहुत सारे आर्टरीज एंड वेन्स पाए जाते हैं, यानी कि ह्यूमंस के अंदर या लोअर एनिमल्स कुछ वर्टिब्रेट्स के अंदर लंग्स पाए जाते हैं। आर यूज बाय द टेरेस्ट्रियल फॉर्म। व्हाट डज टेरेस्ट्रियल मीन्स, ऐसे जानवर जो धरती पर रहते हैं, दैट इज द टेरेस्ट्रियल फॉर्म। वो क्या करते हैं, लंग्स की हेल्प से एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, लंग्स की हेल्प से एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। Among vertebrates, fishes use gills, whereas reptiles, bird, mammals respire through lungs. कि vertebrates के अंदर सिर्फ फिश को छोड़ दिया जाए जो गिल्स का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन जो बाकी बचे जो रेप्टाइल जिसमें स्नेक आ जाते हैं, बर्ड्स जो आपने देखा होगा स्पैरो, बर्ड, पिजन्स, मैमल्स के अंदर देखा होगा ऑफ कोर्स वी ह्यूमंस, ये क्या करते हैं, एस्पायर करते हैं लंग्स की हेल्प से। हमारे पास एक वेस्क्युलराइज्ड बैग होता है, तो देखो गिल्स भी वेस्क्युलराइज्ड होता है, लंग्स भी वेस्क्युलराइज्ड होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, वो कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, उसके बेसिस पे आपने देखा कितना डिफरेंशिएशन है। जो अंडर वाटर रहते हैं, जो वाटर से रिलेटेड होते हैं, उनके पास रेस्पायर करने के लिए गिल्स की जरूरत होती है। ऑन दी अदर हैंड जो रेप्टाइल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, वो लंग्स का हेल्प लेते हैं। ठीक है। एम्फीबियंस मीन्स एम्फी मीन्स बोथ बीन्स, मतलब जहाँ पे रहते हैं, ये ऐसे एनिमल्स है जो या लैंड पे भी रह सकते हैं, वाटर में भी रह सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है फ्रॉग। फ्रॉग या तो देखो फ्रॉग पानी में भी रह सकता है, लैंड पर भी रह सकता है। ऑफ कोर्स जैसे कि वो दोनों में रह सकता है तो उसकी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी बहुत सारी है, जैसे कि वो रेस्पायर कर सकता है अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू। उसकी ना स्किन बहुत चिपचिप होगी, राइट, दिस इज कॉल्ड एज मॉइस्ट स्किन। ठीक है, यानी कि वो लंग्स भी यूज कर सकता है, वो मॉइस्ट स्किन भी यूज कर सकता है। उसके बाद बक्कोफेरिंग्स होता है जो आप फ्रॉग वाले सेक्शन में बहुत अच्छे से समझोगे, क्योंकि इस साल न्यूली एडेड एक कंसेप्ट आया कि आपको फ्रॉग भी डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो उसमें आप समझ जाओगे बक्कोफेरिंग्स क्या होती है, उसके थ्रू कैसे करते हैं, बट अभी सिर्फ नाम समझ लो कि होता क्या है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है। नेक्स्ट हम पार्ट पे चल रहे हैं कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम ऐसे जैसे कि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे, हमारा मेन एजेंडा होता है कि हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम समझे बहुत ही डिटेल में। हमने ऊपर सारे डिफरेंट एनिमल्स के बारे में क्यों पढ़ा, क्योंकि हमें एक अंदाजा हो जाए कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो वेरी करता है। ठीक है, किस पे डिपेंड होता है, किस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, व्हाट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उसके पास टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है। ऑन दी अदर हैंड वो या तो टिश्यू लेवल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। लेकिन व्हाट इफ उसकी हैबिटेट डिफरेंट हो, तो हैबिटेट डिफरेंट होगा तो उसमें भी वेरी करेगा, राइट। सॉरी। तो यहाँ पे हमारा काम है समझने के लिए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आपकी ये मिथ बस हो गई कि भाई सबके पास एक ही रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, नहीं, वो डिपेंड करता है, वो वेरी भी करता है, राइट। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम थोड़ा सा अलग है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इट्स अ हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। हम समझते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, पहले हम एक्सटर्नल पार्ट समझेंगे, इंटरनल पार्ट समझेंगे, कैसे ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है, कैसे मैकेनिज्म होता है, एवरीथिंग ऑन टिप्स। ठीक है, इसमें क्या बोलता है कि हमारे पास ना पेयर्स ऑफ नॉस्ट्रिल्स है, जो ओपनिंग दिखती है आपको पेयर्स ऑफ नॉस्ट्रिल,
जो प्रेजेंट, देखो उसकी लोकेशन भी बताइए, ऑफ कोर्स लोकेशन बताइए तो क्वेश्चन आ सकता है अबाउट द अपर लिप्स, अपर लिप्स के ऊपर, ठीक है। तो देखो नॉस्ट्रल्स में क्या होता है, दिस इज द नॉस्ट्रल, जो आपके आउटर जो आपको बाहर से दिखता है, दिस इज द नॉस्ट्रल्स। प्रेजेंट क्या है, कहाँ पे है, अबव योर अपर लिप्स। इट लीड टू नेजल चेम्बर थ्रू द नेजल पैसेज। तो देखो यहाँ पे मेरी ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं है, बट आई विल ट्राई टू मेक इट। Oh, let me just draw a human first of all, that's important. Side view, okay, just okay to study your nasal chamber and nasal passage, yes, okay. तो यहाँ पे ना आपको नॉस्ट्रल्स मिलेंगे, लेट मी चेंज द कलर फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो देखो यहाँ पे ना आपको नॉस्ट्रल्स देखने को मिलेंगे, ओपनिंग के पास ही इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, इस एरिया को हम बोलते हैं नेजल चेम्बर। दिस इज नथिंग बट अ नेजल चेम्बर, और ये नेजल चेम्बर किसके थ्रू होके जाता है, दिस इज नेजल पैसेज, ओके। तो नेजल पैसेज के थ्रू नेजल चेम्बर खुलता है। तो इंपॉर्टेंट याद रखना कि व्हाट इट लीड्स टू नेजल चेम्बर थ्रू नेजल पैसेज। तो सबसे पहले दिस इज नॉस्ट्रल, उसके बाद आएगा नेजल पैसेज, और उसके देन बाद आएगा नेजल चेम्बर। आपने फ्लो चार्ट बनाते जाइए, जैसे जैसे मैं ना इस क्वेश्चन को, ये पूरे पैराग्राफ को पढ़ के आपको समझा रही हूँ, सो दैट अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि बताइए इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, तो आपको पता होना चाहिए। और अगर आपने वो डायग्राम बना लिया तो यू विल हैव अ क्लियर कट क्लैरिफिकेशन कि भाई प्रोसेस कैसे होता है। द नेजल चेम्बर ओपन इनटू फेरेंक्स, और ये जो नेजल चेम्बर होता है ये ना फेरेंक्स के अंदर ओपन होता है, अंदर इंटरनल पार्ट होती है फेरेंक्स। अ पोर्शन विच इज कॉमन टू द फूड और एयर, यानी कि आपको पता है आप अपना माउथ को ओपन करोगे, दिस इज अ कॉमन पैसेज, जहाँ पे ना आपका जो फूड एंड एयर है दोनों का सेम ही पैसेज है, मतलब फूड हो या एयर हो, दोनों को वो पैसेज को क्रॉस करके अपना आगे का सफर तैयार करना होगा, ठीक है। तो फेरेंक्स, व्हाट इज द फेरेंक्स मीन्स, मतलब फेरेंक्स इज नथिंग बट इट्स एन एरिया जहाँ पे नेजल का पोर्शन ना, जहाँ पे ओपन होता है, जहाँ पे नेजल चेम्बर है वो ओपन होता है, दैट इज नथिंग बट अ फेरेंक्स। आपको याद रखना कि वो जगह का नाम है, हमारी बॉडी में ऐसी जगह जहाँ पे नेजल चेम्बर ओपन होता है उसे हम फेरेंक्स का नाम देते हैं। ये फेरेंक्स का ओपन होता है लैरिंक्स में, रीजन इनटू ट्रेकिया। देखो फेरेंक्स ना एक कॉमन पैसेज है, मतलब ये बोलना क्या चाह रहा है कि सबसे पहले आपके पास नॉस्ट्रल आया, नॉस्ट्रल के बाद आया नेजल पैसेज, उसके बाद आया नेजल चेम्बर। हमारा माउथ एंड नोज कनेक्टेड होते हैं, जहां पे हमारा माउथ और नोज कनेक्टेड होते हैं उस एरिया को हम फेरेंक्स बोलते हैं। दोनों देखो, फेरेंक्स एक ऐसा लोकेशन है जहां पे फूड और एयर दोनों को पास होना ही पड़ेगा उस जगह से, बट आफ्टर दैट उन दोनों का जो होता है ट्यूब डिफरेंट हो जाता है। एयर ट्रेकिया में जाएगा, फूड ईसोफेगस में जाएगा, ठीक है। जो एयर है वो फर्दर एंटर करेगा इनटू लैरिंक्स, मतलब वो उनका एक डिफरेंट सेक्शन आ गया। Have you seen some of the child speaking through their nose? हम बोलते हैं ना तू नाक से मत बात कर, why? Because how sound is produced? Sound is produced only when we have air around. हम यूनिवर्स में बात नहीं कर सकते because there is no presence of air. यहाँ पे हम बात कर सकते because we produce sound through the air. हम नाक से भी लोग बोल पाते because that is common. हवा मुंह से भी निकल सकती है, नाक से भी निकल सकती है समटाइम, राइट? तो वो सेम एंड कॉमन पैसेज है। नेक्स्ट बोल रहा है कि नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखो कि उसके बाद ना लैरिंक्स में खुलेगा। लैरिंक्स वाला, जैसे लैरिंक्स आया, यानी कि वो ट्रेकिया वाला पार्ट होगा जहाँ पे हवा जाएगा, जहाँ से फूड सेपरेट आउट हो जाएगा, वो अपने ईसोफेगस में चला जाएगा। समटाइम ऐसा भी होता है, बोलते ना कि खाना ट्रेकिया में चला गया तो आपको बहुत ज्यादा खांसी आने लग जाती है। ये कब होता है कि व्हेन वी ट्राई टू स्पीक एंड ईट साइमल्टेनियसली, जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं ना तब ये प्रोसेस होता है, यानी कि एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर भी होता है, राइट? अब क्या बोल रहे हैं, देखो लैरिंक्स इज अ कार्टिलिजिनियस बॉक्स, यानी कि जो हम लैरिंक्स की बात करते हैं ना, तो लैरिंक्स को हम वोकल लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में वॉइस बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। यानी कि मैं ना आपके भाई चार्ट बना ही देती हूँ, नहीं तो बोलोगे भाई कुछ समझ में ही नहीं आया।
तो सबसे पहले हमारे पास आता है हमारे पास आता है नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स क्या होता है? नॉस्ट्रिल्स पहले आएगा। नॉस्ट्रिल्स के बाद हमारे पास क्या होगा? नेजल पैसेज। नेजल पैसेज को लेट मी रब दिस। माय हैंडराइटिंग इज सो बैड यार। दिस इज द नेजल पैसेज। नेजल पैसेज के बाद आता है हमारे पास नेजल चेम्बर। नेजल चेम्बर से पास होते हुए जाता है कॉमन, जहाँ पे फूड और एयर दोनों कॉमन जाते हैं, जहाँ पे कॉमन रहते हैं, दैट इज नथिंग बट योर फेरेंक्स। अभी फेरेंक्स पे दोनों जगह कॉमन आए, देन उस जगह के बाद जहाँ पे दोनों का मिलन होता है, किसका किसका मिलन होता है? फूड एंड एयर का। उसके बाद दोनों के अपने अपने रास्ते हो जाते हैं। फूड ईसोफेगस में जाता है, जो हमारे डाइजेशन का पार्ट था, लेकिन वो डिलीट हो गया, तो हमें वो पढ़ना नहीं है। अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में, ब्रीदिंग के बारे में। तो हमारा फेरेंक्स के बाद हो जाएगा लैरिंक्स में। लैरिंक्स को देखा जाए तो वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, जो यहाँ पे पर्टिकुलरली सिचुएटेड होता है। इसके देखो यहाँ पे सिचुएटेड होता है, इसके जस्ट पीछे साइड क्या होता है? हमारे पास ईसोफेगस होता है, जहाँ से फूड पास आउट हो जाता है। आपको पता है कभी कभार हमारे ना जो वॉइस बॉक्स है उसके पीछे ना एक फ्लैपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये फ्लैपर क्या करता है कि जब आप खाना खाते हो दोनों के सेम है, ऐसा कुछ पाइप होता है दोनों का। सो एक जगह यहाँ पे एयर जाएगा, यहाँ पे फूड जाएगा, जो पीछे साइड होगा वहां पे क्या होगा? फूड होगा, मतलब कुछ समथिंग लाइक दैट है। यहाँ पे ना क्लोज ढक्कन जैसा होता है, फ्लिपर बोलते हैं। एपिग्लॉटिस जैसा प्रेजेंट होता है यहाँ पे। तो जब ये खाना आता है ना कि बाय मिस्टेक यहाँ पे ना चला जाए ना, क्योंकि दोनों तो एक ही जगह पोजीशन पे, तो क्या कर लेता है? वो फ्लिपर बंद कर देता है। ये कब खुलता है? जब आप बात करते हो तभी। दैट इज वाई हम बोलते हैं कि खाना खाने वक्त बात नहीं करनी चाहिए, बिकॉज ये भी ओपन होता है, समथिंग लाइक दिस। तो खाना कभी कभार हमारे ट्रेकिया में चल जाता है, दैट इज वाई चोकिंग हो जाती है, राइट। तो उसके बाद क्या होगा? हमारे पास वॉइस बॉक्स में आएगा, हमारे पास दिस इज नथिंग बट अ वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स के अंदर आया दिस इज नथिंग बट अ लैरिंक्स। लैरिंक्स का एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं, दैट इज अ कार्टिलेजिनियस बॉक्स। ये पूछेगा कि किससे बना हुआ है, दैट इज नथिंग बट अ कार्टिलेज से बना हुआ है। तो हम बोल देंगे कि जो लैरिंक्स है वो किससे बना हुआ है? कार्टिलेज से बना हुआ है। विच हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन। जो साउंड की जो प्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ एयर, वो कौन करता है? हमारे पास लैरिंक्स करता है। एंड हेंस इसको हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं ना लोकल लैंग्वेज, बट इन प्रोफेशनल बायो की लैंग्वेज में हम उसे लैरिंक्स बोलते हैं। ड्यूरिंग स्वॉलविंग ग्लॉटिस कवर होते थिन, ये भी याद रखना। हाँ, असर्शन रीजनिंग में थिन की जगह पे थिक दे देते हैं। थिन इलास्टिक की जगह इनइलास्टिक कर देंगे। कार्टिलेजिनियस फ्लैप कॉल्ड एज एपिग्लॉटिस टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंक्स। तो मैंने बोला कि लैरिंक्स जिसके ओपनिंग को हम ग्लॉटिस बोलते हैं। व्हाट डज ग्लॉटिस मीन्स? अगेन हमें पता है कि बायो को नाम देना बड़ा ही पसंद है। तो दिस इज ओपनिंग, किसकी ओपनिंग को? ग्लॉटिस, जो अपना अपना जो वॉइस बॉक्स है उसकी ओपनिंग को क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस बोलते हैं। सो मैंने बताया था कि ग्लॉटिस को कवर करने वाला भी एक ना थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनियस का फ्लैप होता है। व्हाट डज फ्लैप मीन्स? जस्ट लाइक अ ढक्कन प्रेजेंट होता है ताकि जो खाना आए, जब आप बहुत फटाफट खा रहे हो तो बाय मिस्टेकली ट्रेकिया में ना चला जाए, आपकी वॉइस बॉक्स में ना चला जाए, चोकिंग ना हो जाए, इसीलिए उसको कवर होता है। और ये ओपन कब होता है? जब भी आप बात कर रहे हो। तो अभी आप कुछ खा नहीं रहे हो, सिर्फ बातें कर रहे हो, दैट मीन्स आपका एपिग्लॉटिस ओपन है, अभी क्लोज्ड नहीं है। उसके बाद क्या होता है? देखो, उसके बाद होता है ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या होता है? लैरिंक्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है ट्रेकिया के अंदर जाता है। क्या जाता है? ट्रेकिया के अंदर जाता है। ट्रेकिया क्या है? ट्रेकिया का भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है तो क्वेश्चन आएगा। एक ना स्ट्रेट ट्यूब होता है जो एक्सटेंड करता है मिड थोरैसिक कैविटी के अंदर, यानी कि यहाँ तक वो एक्सटेंड करता है। दिस इज नथिंग बट अ मिड, यहाँ तक वो एक्सटेंड करता है, मिड थोरैसिक कैविटी तक वो एक्सटेंड करता है। विच डिवाइड एट द लेवल ऑफ 5th थोरैसिक वर्टिब्रे। देखो मैं बता रही हूँ, क्वेश्चन पक्का ही पक्का आएगा। अगर आप कोई टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हो, पक्का ये क्वेश्चन तो इतना कॉमन है कि नीट में भी बहुत बड़ी क्वेश्चन है कि किस लेवल पे डिवाइड करता है। 5th थोरैसिक लेवल। ये लाइन को रट जाओ, जैसे चाहे वैसा रट जाओ, लेकिन रटना तो पड़ेगा। ये डिवाइड होता है, यानी कि जो ट्रेकिया होता है वो स्प्लिट होता है। ट्रेकिया स्प्लिट होता है इन कौन से लेवल पे? 5th थोरैसिक वर्टिब्रे। अभी थोरैसिक वर्टिब्रे क्या है? देखो हमारा पीछे क्या है? हमारा पीछे ना ऐसे वर्टिब्रेस लगे हुए, तो उसकी पोजीशनिंग को हम बेसिस मान के हमारे जो पोस्टीरियर एंड जो भी पार्ट होता है ना उसको डिवाइड किया गया। तो हम बोलते हैं कि जो हमारा
पीछे का 5th वर्टिब्रा जहाँ पे है ना, सेम उसी जगह पे हमारा जो ट्रेकिया है वो डिवाइड करता है, एंड दैट इज वाई हमने बोला कि 5th थोरेसिक वर्टिब्रे में इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। अभी देखो ग्रुप होता है, उसके नीचे सब ग्रुप होता है, दैट यानी कि ग्रुप का ही सब ग्रुप हो गया। सिमिलरली जब ट्रेकिया डिवाइड होता है तो उनके छोटे छोटे ग्रुप्स को ना ब्रोंकाई बोलते हैं। तो ट्रेकिया के बाद किसमें कन्वर्ट होता है, ट्रेकिया के जो ट्यूब्स है वो अगेन छोटे छोटे पार्ट में स्प्लिट हो जाते हैं। 2 पार्ट में, पहले जो मोटे मोटे 2 पार्ट में स्प्लिट होते हैं राइट एंड लेफ्ट में, उसको हम ब्रोंकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई बोलते हैं। अब जो ब्रोंकाई स्प्लिट हो गया वो ब्रोंकाई क्या करेगा, वापस बहुत सारे छोटे छोटे डिविजन्स करेगा। उस डिवीजन को हम सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकाई बोलेंगे, एंड उससे भी और छोटा होगा उसको हम ब्रोंक्यूल्स बोलेंगे, एंडिंग अप इन वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई के पास प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई। देखो ये देखो, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में कंफ्यूजन मत होना। ब्रोंकाई मतलब ऊपर वाला, उससे भी छोटा क्या होता है, उससे भी छोटी छोटी पतली ट्यूब्स बनेंगी जिसको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, ब्रोंक्यूल्स आएगा। ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइड होगा, देखो ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइड होगा किसमें, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होगा। द ट्रेकिया, primary, secondary and tertiary bronchi and initial bronchioles are supported by incomplete cartilaginous ring. important most important ये पूछेगा देखो कि कौन सी चीजें ना आपको देखो यहाँ पे फील होता होगा कुछ ऐसा निकला हुआ बल्ज पार्ट जो कार्टिलेजिनियस इन नेचर होता है। देखो किस नेचर का आपको ये तो याद होना ही चाहिए, लेकिन ये कार्टिलेजिनियस रिंग जो स्पेशल फीचर है ट्रेकिया का वो कहाँ तक प्रेजेंट होता है, वो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक प्रेजेंट होता है। यानी कि 2 इंपॉर्टेंट चीजें आपको क्या याद रखनी है। नंबर 1 कि हमारा जो ट्रेकिया है वो डिवाइड होता है 5th थोरेसिक वर्टिब्रे में, ठीक है। एक कार्टिलेजिनियस रिंग प्रेजेंट होती है हमारी ट्रेकिया, सपोर्ट करते से इंटैक्ट रखती है। वो कहाँ तक प्रेजेंट होता है, वो इनिशियल मतलब ये ब्रोंक्यूल वाले पार्ट है ना, उसके जस्ट इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक वो प्रेजेंट होता है। ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल गिव राइज टू नंबर ऑफ वेरी थिन। देखो डिस्क्रिप्शन दी, किसी चीज का भी डिस्क्रिप्शन दिया है ना तो उसको याद रखना है बायो के टर्म्स में। क्यों? क्योंकि असर्शन रीजनिंग जब से स्टार्ट हुआ है तो ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है। जैसे कि उन्होंने बोला है कि वेरी थिन इररेगुलर वॉल्ड, यहाँ पे ना कंफ्यूज करने के लिए असर्शन रीजनिंग में आपको रेगुलर दे देंगे और आप फटाफट पढ़ के गलत टिक मार्क कर दोगे। वेस्क्युलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज एल्वियोलाई, ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के जस्ट बाद क्या आ जाता है, एल्वियोलाई हो जाता है। एल्वियोलाई का डिस्क्रिप्शन कैसे दिया हुआ है, बहुत ही पतला, बहुत ही थिन, वेरी थिन, इरेगुलर वॉल, रेगुलर वॉल्स नहीं, टेढ़े मेरे वॉल्स है। वेस्क्युलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, बहुत ही पतले, बहुत ही हाईली वेन्स एंड आर्टरी से घिरे हुए बैग है वो, जिसे हम एल्वियोलाई कहते हैं। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई कंप्राइजेस द लंग्स, और यही ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई ये सब मिलके कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लंग्स इन शॉर्ट क्या होता है, इट्स जस्ट अ बैग जिसके अंदर ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, isn't it? आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा है। समझना इंपॉर्टेंट है, एक बार समझिए, आपके माइंड को सेटिस्फैक्शन मिल गया कि भाई मुझे समझ में आ रहा है, देन इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर यू। जो मैंने जो बाजू में चार्ट बनाया ना, आई एम गोइंग टू शेयर दिस ऑन माई इंस्टा, मेक श्योर कि आप उसे फॉलो करें फॉर योर नोट्स एंड फॉर एवरीथिंग। इवन समटाइम इफ यू आर फीलिंग वेरी लो, इफ यू आर फीलिंग डीमोटिवेटेड, आई हैव अ सोल्यूशन फॉर यू विच इज ऑन इंस्टा, जो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो मेक श्योर टू फॉलो, ओके। सारे चार्ट्स, हाईलाइटेड नोट्स, एनसीईआरटी के आई एम जस्ट सेंडिंग इट डेली, ताकि आप बस में ट्रैवल करो, किधर भी जाओ, जस्ट यू ओपन इंस्टा, यू लुक फैंसी, बट आप एक्चुअल में इंस्टा पे क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। सो यू आर यूटिलाइजिंग योर इंस्टा वेरी प्रोडक्टिवली। सो आप बहुत बार जितने बार रिवाइज करोगे ना, यू विल हैव दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट वेरी क्रिस्टल क्लियर, ठीक है, एकदम क्लियर हो जाएगा। एंड यू विल फील लाइक you will feel confident. That's the main agenda of this lecture. We have 2 lungs, हमारे पास ना 2 lungs होते हैं,
which is covered by the double layered pleura. इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? डबल लेयर. सिंगल लेयर दे देगा, असर्शन रीजनिंग में फंसा देगा. डबल लेयर्ड प्लूरा. प्लूरा क्या होता है? अगेन मैंने आपको बताया था, बायो को नाम देना बड़ा ही पसंद है. तो लंग्स की कवरिंग को, जो कवर लेयर करता है ना, लेयर ही है. लेयर को दूसरा नाम क्या दे दिया? प्लूरा नाम दे दिया है. तो याद रखना, प्लूरा इज द नेम गिवन टू द लेयर विच कवर्स लंग. जो लंग्स को कवर करेगा दैट इज प्लूरा. विद इन द प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम. जैसे कि ये लंग्स है, ठीक है, ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ. ये हमारे पास लंग्स है. ये लंग्स को ये पर्टिकुलर चीज कवर करे, कवरिंग को क्या बोलेंगे? प्लूरा बोलेंगे. ये कवरिंग और एक्चुअल लंग्स के बीच में ना फ्लूइड भरा हुआ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरल फ्लूइड. इसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरल फ्लूइड. तो बायो में किधर भी वर्ड प्लूरल आ गया समझ लेना, या प्लूरा आ गया समझ लेना, वो रिलेटेड है आपके लंग्स से. क्यों फ्लूइड प्रेजेंट है? इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन द सरफेस ऑफ लंग्स. जैसे आपको पता है आपका लंग्स कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है. जैसे आप दरवाजा को भी कॉन्स्टेंटली बंद चालू करते हो, तो ये पुट ऑयल ताकि फ्रिक्शन को रिड्यूस करे. फ्रिक्शन अगर बहुत बढ़ जाएगा तो उसको फटने की चांसेस बहुत ज्यादा है. जैसे फॉर एग्जांपल आपकी वुडन डोर्स है, तो उसको कंटिन्यूसली आपको ऑयलिंग करना होगा उसे, ताकि वो बहुत ही स्मूथ चले, बहुत ही अच्छे तरीके से चले. इजंट इट? बहुत ही अच्छे तरीके से चले. बट व्हाट इफ यू स्टॉप ऑयलिंग इट? आपकी लकड़ियां बहुत ज्यादा फ्रिक्शनेबल हो जाएगी एंड यू विल फील प्रॉब्लम इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग. और अब बहुत ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो इट हैज द चांसेस टू ब्रेक. Isn't it? Similarly, लंग्स में ना कॉन्स्टेंटली मूव इन मूव आउट कर रहा है, बल्ज हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, बल्ज हो रहा है, श्रिंक हो रहा है. तो उसकी मेंटेनेंस के लिए हमारे नेचर ने उसके अंदर एक फ्लूइड डाल दिया. सो कैन यू इमेजिन हाउ डाइवर्स एंड हाउ माइंड ब्लोइंग आवर नेचर इज. ग्रेट. जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन होता है इज इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द थोरैसिक. मतलब ये मेम्ब्रेन है, ये थोरैसिक कैविटी के क्लोज में है, मैंने थोरैसिक कैविटी के कॉन्टेक्ट में है. ठीक है, ये बोल रहा है. अब देखते हैं डायग्राम. ये डायग्राम जो बहुत ही बेसिक डायग्राम है, जो आपने 10th तक पढ़े थे, दैट इज द सेम डायग्राम. ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ट्रेकिया दिख रहा है, लैरिंग्स, यहाँ पे आपको लैरिंग्स दिख रहा है विच इज द वॉइस बॉक्स. इसके ऊपर इसकी कवरिंग फ्लिपर दिख रही है विच इज द एपिग्लॉटिस. इसकी ओपनिंग को हम ग्लॉटिस बोलते हैं. दिस इज द ट्रेकिया. ट्रेकिया दो पार्ट में स्प्लिट हुआ है विच इज नथिंग बट ब्रोंकस. मतलब दो है तो एक है तो ब्रोंकस, दो है तो ब्रोंकाई. ठीक है, दिस इज देखो एंड ऑफ रिब्स. ये रिब्स देख रहे हैं, आपको पता ना हमारी लंग्स प्रोटेक्टेड एंड कवर्ड है बाय रिब्स से. रिब्स के बारे में हम स्केलेटन सिस्टम में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. कट ऑफ द रिब्स दिखाया गया, क्रॉस सेक्शन दिखाया गया, दैट इज द कट ऑफ द रिब्स. ये हमें लंग्स दिखाया गया, दैट इज द डायफ्राम. ये देखो, ये दो मेम्ब्रेन है उसके बीच में. देखो, दिस मेम्ब्रेन इज नथिंग बट अ प्लूरल मेम्ब्रेन. इन दोनों के बीच में प्लूरल फ्लूइड भी प्रेजेंट, इसको हम प्लूरल फ्लूइड भी बोलते हैं. दैट इज द एल्वियोलाई सैक लाइक स्ट्रक्चर, जो बहुत ही पतला होता है, इररेगुलरली बाउंड होता है. दैट इज द एंड. छोटे छोटे जो पार्ट्स, छोटे छोटे ट्रेकियाज है जो डायरेक्टली एल्वियोलाई में ओपन होते हैं, उसको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं. आई होप इतना क्लियर है. दिस इज अ वेरी बेसिक, जो भी हमने पढ़ा उसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, दैट्स इट. सो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको थोड़ा सा क्लियर कट आइडिया देगा. सो डू यू नो दैट वी ह्यूमंस आर द विजुअल लर्नर्स. जितना ज्यादा हम किसी पिक्चर से लर्न कर पाएंगे, वो एक्चुअल में वर्ड हम लर्न नहीं कर पाएंगे. दैट इज द प्रॉब्लम. इसी की वजह एनसीईआरटी में जो आपको थ्योरी में लिखा गया उसको एक बार कुछ पार्ट्स में पिक्चराइज्ड भी किया गया है, ताकि आपको ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो. So that is the important thing. ठीक है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कि आपको बहुत ही लंबे वक्त तक वो याद रहे. ठीक है, whereas the inner pleural membrane is in close contact with the lungs. ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि जो बाहर वाली चीज है वो थोरैसिक कैविटी के कांटेक्ट में होगी और जो इनर वाला पार्ट है वो लंग्स की कांटेक्ट में होगा. The part starting with external nostril, जो हमने पूरा फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया था, from external nostril to alveoli. ठीक है, टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई, वो क्या करता है? दो इंपॉर्टेंट वर्ड, कंडक्टिंग पार्ट्स. वेयर इज द एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट्स फॉर्म रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन देखो कहां से आएगा, क्वेश्चन मैं बताती हूँ. ठीक है, देखो क्वेश्चन कहां से आएगा
कि द पार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, क्वेश्चन आएगा। हाँ, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक वो कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं। जैसे कि हमने ऊपर दो चीज पढ़ी कि इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक अपने आपके पास रिंग्स देखने को मिलेंगे, लेकिन कंडक्टिंग पार्ट क्या होता है, जहां तक सिर्फ ऑक्सीजन को कैरी किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है, वो कहां तक पार्ट होता है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक ही होता है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद हमारे पास एल्वियोलाई होता है। एल्वियोलाई और उसके जो भी डक्ट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं कंडक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट। कि अगर यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया तो इसके बाद ऑक्सीजन क्या होगा, एक्सचेंज ही होगा, यानी कि वो बॉडी के पास जाएगा, वो टिश्यूज के पास फर्दर ट्रांसपोर्ट होगा। द कंडक्टिंग पार्ट जो सिर्फ हवा को बॉडी के अंदर ला रहा है, जो कहाँ तक प्रेजेंट है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक प्रेजेंट है, वो ट्रांसपोर्ट करता है एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वियोलाई, क्लियर इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल। नॉट ओनली वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट करता है, नॉट ओनली वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट करता है एल्वियोलाई तक, बहुत सारे अलग अलग काम भी करता है। जैसे कि वो क्लियर करता है फॉरेन पार्टिकल से। ऑफ कोर्स वी डोंट लिव इन अ वेरी ग्रीनरी, बहुत ही अच्छे एनवायरनमेंट में तो रह नहीं रहे। ऑक्सीजन के साथ बहुत सारे हार्मफुल पार्टिकल्स, बहुत सारे डिफरेंट वायरसेस हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं। तो उसे क्लियर करना, ह्यूमिडिफाई करना एंड ऑल्सो ब्रिंग एयर टू बॉडी टेम्परेचर। देखो ह्यूमिडिफाई करना क्यों, आपको पता ना, हम जो इन्वायरमेंट वो बहुत ही ड्राई एयर होता है और हम ना ड्राई एयर को ना इनहेल और एक्सहेल नहीं कर पाते हैं। उसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर, थोड़ा सा बोलते हैं ना थोड़ा सा लिक्विडीनेस रहना चाहिए। तो वो भी ह्यूमिडिफाई करने का काम भी कौन करता है, हमारे कंडक्टिंग पार्ट्स करते हैं। हमें पता है जो बाहर का टेम्परेचर वेरी करता है, कभी बहुत सर्दी आ गई, बारिश आ गई, ठंडी आ गई, बट हमारा बॉडी टेम्परेचर तो कांस्टेंट होता है। तो वो बाहर का टेम्परेचर कितना भी हो उसे बॉडी टेम्परेचर तक लाना, ताकि वो हमारा जो टिश्यू है उसे एक्सेप्ट कर ले, वो भी काम कौन करता है, हमारा कंडक्टिंग पार्ट करता है। एक्सचेंज पार्ट क्या करता है, जो एल्वियोलाई और उसके डक्ट्स होते हैं, जहां पे एक्चुअल डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन का और CO2 का बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर, कि हमारे टिश्यूज के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर जो एक्चुअल डिफ्यूजन होता है, दैट इज नथिंग बट एक्सचेंज वाला पार्ट, जो कौन कौन मिलके बनाता है, एल्वियोलाई एज वेल एज उसके डक्ट्स। ठीक है। The lungs are situated in the thoracic chamber. What is the thoracic chamber? डायफ्राम के ऊपर वाला एरिया को हम thoracic एरिया बोलते हैं। तो हमारा जो लंग्स है ना, वही डायफ्राम के ऊपर प्रेजेंट है, thoracic वाले रीजन में प्रेजेंट है, जिसको एनाटॉमिकली एयरटाइट चेम्बर बोलते हैं। यानी कि जब हमने उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी की, विच इज नथिंग बट एनाटॉमी, तो हमने देखा कि वो ना एयरटाइट चेम्बर है, मतलब उसके अंदर बहुत सारी हवा भरी है लंग्स के अंदर। Thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column। कि हमारे ना thoracic chamber है ना, उसके अंदर जो लंग्स प्रेजेंट है वो हर जगह से बोन से प्रोटेक्टेड है। आपको पता है बोन बड़े ही हार्ड होते हैं और हमारे लंग्स, हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स बड़े ही सॉफ्ट, बहुत ही नाजुक होते हैं, तो उसकी प्रोटेक्शन चाहिए। तो हमारा thoracic chamber में हमारा लंग्स क्यों प्रेजेंट है, उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, रीजन क्या है, डॉर्सली यानी पीछे की साइड। तो डॉर्सली हमारे पास क्या है, वर्टिब्रल कॉलम, मैंने आपको बताया था, और वही वर्टिब्रल कॉलम ना बहुत सारे छोटे छोटे बोन्स के पीसेस से बने हुए हैं। उस बोन्स की जो पीसेस है उसका नंबरिंग दिया हुआ है, इसका पोजीशन दिया गया है, उसके रेफरेंस से हम सारी ऑर्गन्स की लोकेशन को लोकेट करते हैं। तो थोरेसिक चेम्बर जो सबसे सेफेस्ट प्लेस है फॉर प्लेसमेंट ऑफ एनी ऑर्गन क्यों है, उसका पहला रीजन है कि डॉर्सली तो वर्टिब्रल कॉलम है जो अगेन बोन है उससे प्रोटेक्टेड होता है, वेंट्रली वो स्टर्नम से प्रोटेक्टेड होता है। स्टर्नम क्या होता है, जिसे ना आपको जस्ट कॉलर बोन के नीचे ना एक बोन प्रेजेंट होता है, स्टर्नम। ठीक है, वो स्टर्नम ना एक ऐसा लंबी सी बोन होती है, हम ना इसको स्केलेटन सिस्टम में बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे कि ना वेंट्रली वो स्टर्नम से प्रोटेक्टेड होती है, अगेन वो एक बोन से, एंड लेटरली साइड वाइज ना वो रिब्स से प्रेजेंट होती है, एंड ऑन द लोअर साइड और नीचे वाली साइड की तरफ से डोम शेप इज समथिंग लाइक दिस। देखो डोम शेप इज समथिंग लाइक दिस इज नथिंग बट अ डोम शेप। ऐसे शेप के डायफ्राम से प्रोटेक्टेड है। तो लंग्स देखो भगवान जी ने सब कुछ सोच समझ कर बनाया है, क्यों पता है, देखो फ्रंट में देखा जाए, बैक में देखा जाए, तो हर जगह से प्रोटेक्टेड है, नॉट ओनली फ्रंट और बैक, लेटरली भी रिब से प्रेजेंट है, लोअर साइड भी डायफ्राम से बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्टेड है। That is why this is the safest place for lungs to live. The anatomical setup of lungs
in thoracic is such a way that any change in the volume of thoracic cavity will reflect in the lungs. Such an arrangement is essential for breathing, as we cannot directly alter the pulmonary volume. इसकी हर यहाँ से लेके ना हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, हमें समझना है, लोगों को समझ में नहीं आता है। आपको पता है ना, रिब्स एक लिगामेंट से ऐड होता है, मतलब रिब्स ना मूवेबल होते हैं। जैसे जैसे हवा बढ़ेगा ना, जैसे आपको पता है हम ले रहे हैं लंग्स के अंदर हवा बढ़ रही है तो बल्ज हो रहा है, देन श्रिंक हो रहा है, हवा जा रही है, तो ये सारी चीजें प्रोसेस हो रही है। इंपॉर्टेंट क्या बोले, देखो, द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन थोरैस इज सच अ वे दैट एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी, अगर मैंने थोरैसिक कैविटी के अंदर कोई भी चेंजेस किया तो रिफ्लेक्ट होगा डायरेक्ट लंग्स के ऊपर, मतलब उसका रिफ्लेक्शन, उसका इफेक्ट हमें लंग्स के अंदर दिखेगा। एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू कि अगर लंग्स के अंदर कोई भी चेंजेस हुआ, हमारे थोरैसिक कैविटी के अंदर भी चेंजेस मिलेगा। एंड दैट इज वाई जब अपना हाथ आप चेस्ट पे रखते हो, यू फील मूवमेंट ऑफ अप एंड डाउन। वो क्यों होता है? बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग योर थोरैसिक वॉल्यूम। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रोसेस। वो मसल्स की हेल्प से आप थोरैसिक चेम्बर्स को, आप थोरैसिक मसल्स को ऑल्टर करते हैं, दैट इज इनडायरेक्टली ऑल्टरिंग योर लंग्स, और उसी की वजह से प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है एंड यू आर एबल टू ब्रीद। समझ में आया? ये और भी अच्छे से क्लियर होगा अब जब हम नेक्स्ट वाले पॉइंट को समझेंगे। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व करता है ये 3 स्टेप्स के अंदर। ये कितने स्टेप है? 1 2 3 4 5। ये 5 स्टेप के अंदर ना, ये लाइन वाइज आपको याद रखना है कि इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, ठीक है। फर्स्ट है ब्रीदिंग होगा, यानी कि हमने सांस लिया, हवा को कंडक्टिंग पार्ट से किया, कंडक्टिंग पार्ट से लाकर एल्वियोलाई तक रख दिया। पल्मोनरी वेंटिलेशन, मतलब ब्रीदिंग को ही हम दूसरे वर्ड में पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोलते हैं, by which atmospheric air is drawn in and CO2 rich alveolar air is released out, यानी कि ऑक्सीजन हमारे अंदर आता है और CO2 ऑटोमेटिकली बाहर जाता है। नेक्स्ट होता है कि डिफ्यूजन होता है, एल्वियोलाई के पास आया, देन उसके बाद क्या हो गया? डिफ्यूजन हुआ। किसका डिफ्यूजन हुआ? ऑक्सीजन का, एंड CO2 का क्या हुआ? डिफ्यूजन हुआ। किसके थ्रू? एल्वियोलर मेम्ब्रेन के थ्रू, यानी कि एल्वियोलाई के पास एल्वियोलर मेम्ब्रेन भी होगा, इसके थ्रू डिफ्यूजन होगा किसमें? ऑक्सीजन एंड CO2 में। देन क्या होगा? जैसे ही ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आया, ऑफ कोर्स ब्लड का काम क्या? ट्रांसपोर्ट करना। ये ट्रांसपोर्ट करेगा गैसेस को बाय ब्लड। देन जैसे ही जो टिश्यू को ऑक्सीजन जाएगा वो ऑक्सीजन ले लेगा, और उसके पास वेस्ट मटेरियल भी प्रेजेंट होगा, CO2 उसको बाहर भेज देगा, ठीक है। तो क्या बोल रहे? डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। जो टिश्यू को चाहिए था उसको ऑक्सीजन दे देगा, और जिसके पास गंदगी प्रेजेंट थी उससे अपने आप में ले लेगा, CO2 रिच ले लेगा, वो कैरी करके वापस चला जाएगा आगे। यूटिलाइजेशन ऑफ CO2 बाय द सेल फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन रिजल्टिंग रिलीज ऑफ CO2 सेल्यूलर रेस्पिरेशन एज डेल्ट इन चैप्टर 14, यानी कि बोलेगा कि ऑक्सीजन ने जो अपना काम करना था वो काम कर लेगा, कैटाबॉलिक रिएक्शंस को अंजाम देगा, और जो भी CO2 रिच जो हवा है, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको क्या कर देगा? ब्लड में अगेन डंप कर देगा, ताकि ब्लड जाए वापस एल्वियोलाई के पास और CO2 को रिलीज करवा दे। रेस्पिरेशन हम पढ़ेंगे डिटेल में इन चैप्टर नंबर 14, ठीक है। आई होप अब यहाँ तक तो आपको क्लियर हुआ होगा कि एक्चुअली में चल क्या रहा है, ठीक है। एक्चुअली में क्या चल रहा है ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। यानी कि अभी तक हमने क्या समझा कि ह्यूमन के अंदर ना रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एंड ह्यूमन के पास सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम है। उसका रीजन क्या है? वी आर द सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। तो हमारे पास ना कंडक्टिंग सिस्टम होता है और एक एक्सचेंज वाला सिस्टम होता है। हमने पूरा मैकेनिज्म समझा कि हवा कहाँ से कहाँ जाता है, तो वो हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। मेरे साथ आप बोलेंगे, सबसे पहले हवा आया, ऑक्सीजन आया हमारे पास, ऑक्सीजन सबसे पहले नॉस्ट्रिल में गया, देन हमारे पास किस में गया? नेजल पैसेज में, देन नेजल चेम्बर में, देन फेरिंग्स में। फेरिंग्स की क्वालिटी क्या है? वो कॉमन है, वो फूड एंड एयर। उसके बाद हम इसोफेगस की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ बात करेंगे लैरिंग्स के ऊपर। लैरिंग्स की ओपनिंग को ग्लॉटिस एंड उसके ऊपर वाले ढक्कन को क्या बोलेंगे? एपिग्लॉटिस। उसके बाद आएगा ट्रेकिया। ट्रेकिया डिवाइड होगा कौन से लेवल पे?
5th थोरेसिक लेवल पे डिवाइड होगा ब्रोंकाई में, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई। देन और भी छोटे छोटे पार्ट में ब्रांचिंग में डिवाइड होगा, जिसे हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। वो ब्रोंक्यूल्स क्या होगा, फर्दर एल्वियोलाई में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्वियोलाई के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। आपको पता है सपोर्टिंग रिंग प्रेजेंट होती है ताकि हमारा ट्रेकिया एक कांस्टेंट पोजीशन पे प्रेजेंट हो, क्योंकि हमने उसमें बहुत सारी मूवमेंट करे ना एयर की मूवमेंट की वजह से हम वॉइस प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो वो ना एक जगह कांस्टेंट होना चाहिए ताकि हम प्रॉपर आवाज निकाल पाए। तो वो कांस्टेंट मेंटेन करने का काम ना कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होती है। वो कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट होती है, वो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक प्रेजेंट होती है। वो कहाँ तक प्रेजेंट होती है, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक हमारे पास कार्टिलेजिनियस रिंग प्रेजेंट होती है। कंडक्टिंग पार्ट कहाँ से कहाँ तक होता है, नॉस्ट्रल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक होता है। उसके बाद एल्वियोलर, उसके डक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज वाला पार्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं एक्सचेंज वाला पार्ट, क्योंकि वहां से एक्चुअल एक्सचेंज हो रहा है किसका, ऑक्सीजन का एंड CO2 का विद ब्लड। सो क्या करेगा, ब्लड ऑक्सीजन को लेगा, CO2 को वापस एल्वियोलाई को देगा, एल्वियोलाई CO2 को नोज के थ्रू वही रिवर्स मेथड को फॉलो करके CO2 को बॉडी के बाहर और ऑक्सीजन जो ब्लड लिया वो कैरी करके टिश्यू के पास जाएगा। जो टिश्यू को यूज रहेगा वो ले लेगा और उससे जो अनवांटेड चीजें हैं जैसे कि CO2 वो अपने पास वापस डंप करवा लेगा। वो जो ब्लड है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, जिसके अंदर CO2 प्रेजेंट होता है, उसको वापस एल्वियोलाई के पास लेके आएगा, उसको देगा। वो रिवर्स मेथड यूज करके, रिवर्स वाला पैसेज को वापस यूज करके उसको आउट ऑफ द बॉडी रिलीज आउट कर दिया जाएगा। दिस इज द मैकेनिज्म जहां पे एक्चुअली ऑक्सीजन और CO2 इन और आउट होते हैं। हमारी बॉडी तक कैसे पहुंचते हैं, कितने लंबे काम करने पड़ते हैं। एस्टोनिशिंग बात यह है कि कंडक्टिंग का पार्ट सिर्फ कंडक्ट करना नहीं है, और भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, जैसे कि ह्यूमिडिफाई करना, उसको अपने बॉडी टेम्परेचर तक लाना, फॉरेन पार्टिकल को डिस्ट्रॉय कर देना। क्योंकि हमें पता है कि वी लिव इन अ बेडेस्ट कंडीशन एवर। हाँ ना, बहुत ही बेकार एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पे बहुत सारे पोल्यूशन, डर्ट ऐसी हवा में घूमते हुए रह रहे हैं। और वो ना नॉट समटाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम ऑक्सीजन के साथ ही हमारे बॉडी में एंटर करना चाहते हैं। सो उसे बाहर निकालना, उसे निग्लेक्ट करना, उससे हमारी बॉडी को बचाने का काम भी कौन करता है, हमारा कंडक्टिंग पार्ट। आई होप इतना क्लियर है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। कि ब्रीदिंग होता क्या है, इसके प्रोसेस क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एक्चुअल में बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। सो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में देखो कि एक्चुअली में क्यों ऑक्सीजन अंदर जाता है, क्यों CO2 अंदर नहीं जाता है, क्यों, मतलब ऐसा ही क्यों होता है कि ऑक्सीजन एक पर्टिकुलर पाथ को ही फॉलो करेगा, कुछ बोलते ना एक डिफरेंट पार्ट को फॉलो क्यों नहीं करेगा। एवरी क्वेश्चन विल बी क्लियर इन दिस सेक्शन, जहाँ पे हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग समझेंगे। ऐसा क्यों होता है कि टिश्यू ऑक्सीजन ही लेता है, ग्रेडियंट्स ऐसा क्यों बनता है कि सिर्फ ऑक्सीजन का एक ग्रेडियंट बनता है, CO2 का ग्रेडियंट रिवर्स में बनता है, कि CO2 को हमें बॉडी के बाहर निकालना है। एवरी क्वेश्चन वुड बी क्लियर इन दिस सेक्शन। तो ब्रीदिंग ना दो चीजों को इन्वॉल्व करता है, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन। आपको देखना, हम बोलते इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। इनहेल और एक्सेल ना बहुत ही कॉमन टर्म है, बिकॉज वी आर अ मेडिको स्टूडेंट, तो हमें उसको बोलेंगे इंस्पिरेशन। दूसरा होगा एक्सपायरेशन। इंस्पिरेशन में क्या होता है, जहां पे एटमॉस्फेरिक एयर को हम इनसाइड द बॉडी लेंगे, और एक्सपिरेशन क्या होता है, जहां पे हम एल्वियोलर एयर को बाहर फेंकेंगे। एक्सपिरेशन यानी कि एक्सेल करना। The movement of air into and out of the lung is carried out by creating a pressure gradient. मैंने आपको मतलब स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर से मैं बता रही हूँ कि ये प्रेशर ग्रेडियंट पे बेस है। ग्रेडियंट यानी कि डिफरेंस की वजह से, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन या हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर बिटवीन द लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। यानी कि लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में ना प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही ऑक्सीजन ही अंदर आता है, CO2 अंदर नहीं आता है। तो देखो आपको आंसर मिल गया कि CO2 क्यों अंदर नहीं आता है, बिकॉज जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है वो सिर्फ ऑक्सीजन के लिए होता है, ठीक है। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में ज्यादा होता है और हमारी बॉडी के अंदर कम होता है। हमारी बॉडी के अंदर कम क्यों होता है, क्योंकि हम उसे कॉन्स्टेंटली यूटिलाइज कर रहे हैं ना फॉर आवर पर्पस, इसलिए कॉन्स्टेंटली कम होते जा रहा है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक एयर में तो उतना ही है, इसी की वजह से एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है और ऑक्सीजन बाहर से अंदर आता है, ठीक है। Inspiration can occur if the pressure within the lung
यानी कि इंस्पिरेशन कब होगा, यानी कि मुझे ना हवा को अंदर लाना है। आप खुद समझो, मुझे ना हवा को अंदर लाना और यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट फॉलो हो रहा है, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो ऑफकोर्स एटमॉस्फेरिक के पास हायर प्रेशर होगा, ये मैं एटमॉस्फेरिक की बात कर रही हूँ। और हमारे जो लंग्स है ना, लंग्स के अंदर ना लोअर होगा, यानी मुझे यहाँ का प्रेशर कम करना पड़ेगा। यहाँ से क्या होगा, यहाँ का लंग्स का प्रेशर मुझे कम करना होगा, इजंट इट। मुझे लंग्स का प्रेशर, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, ऑटोमेटिकली मुझे लंग्स का प्रेशर कम करना पड़ेगा, प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करना पड़ेगा, तभी एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन इनसाइड आएगा। किसके इनसाइड आएगा, लंग्स के अंदर आएगा। ठीक है, अभी देखो लंग्स के अंदर प्रेशर को हम बोलते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। मैंने बोला था पल्मोनरी, प्लूरा, जहां पे भी ये वर्ड्स आया समझ लेना ये रिलेटेड है लंग्स के लिए। इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि ये हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ही आएगा, यानी कि बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा होना चाहिए और अंदर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही ज्यादा कम होना चाहिए। दैट इज द प्रॉपर थिंग जो हमें याद रखना होगा। ठीक है, अब दूसरा क्या बोल रहा है कि देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो उसी की वजह से यानी कि प्रेशर कम होता है, तो यहाँ पे प्रेशर कम को ही डिफरेंट नाम दिया हुआ है, विच इज कॉल्ड एज नेगेटिव प्रेशर। उसे हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव प्रेशर, यानी कि एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेयर यहाँ का जो प्रेशर है बहुत ही कम है, और उस कम को डिफाइन करने के लिए हम उसे क्या बोलते हैं, नेगेटिव प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव प्रेशर। Okay, so there is a negative pressure in the lungs with respect to atmospheric pressure. तभी तो एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन है वो इनसाइड द लंग्स होगा। सो हम हमेशा यही कोशिश करेंगे कि लंग्स में किसका प्रेशर कम हो, ऑक्सीजन का, ना कि CO2 का। अगर भाई बाय मिस्टेकली लंग्स ने CO2 का प्रेशर कम कर दिया अपने अंदर, तो सारा CO2 एटमॉस्फेयर का हमारे अंदर आ जाएगा और वो डिजीज कॉज कर देगा। ठीक है, तो हमें वो करना है कि कैसे, अब हम वो क्या पढ़ेंगे कि कैसे लंग्स अपने अंदर ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो कम रखता है। ठीक है, सिमिलरली एक्सपीरेशन के लिए क्या होगा, जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन दैट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एक्सलेशन कब होगा, एक्सलेशन होता किसका है, CO2 का, यानी कि CO2 को मुझे बाहर निकालना है। तो कॉमन सेंस लगाओ ना, CO2 को मुझे बाहर निकालना है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हायर से लोअर जाता है, ग्रेडियंट यानी कि हायर। यह याद रखना, ये नेचर का रूल है, कुछ भी चीज अगर ऑटोमेटिकली होना है तो हायर टू लोअर जाएगा। तो ऑफकोर्स हमारे अंदर जो लंग्स है उसके अंदर CO2 का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो डायफ्राम, और ये करवाता कौन कौन है, ये हेल्प प्रेशर कम करवाने का, जो बोलते हैं ना ऑक्सीजन का मुझे प्रेशर कम करवाना है या CO2 का प्रेशर बढ़वाना है, वो कौन करवाता है, डायफ्राम। और कुछ स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द रिब्स। तो फॉर एग्जाम्पल नाम देखो, लेट मी रब दिस ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। आई होप इतना क्लियर है कि भाई ये हो क्या रहा है एक्चुअली में। प्रेशर ग्रेडियंट है जो उसे एक अंजाम दे रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का ग्रेडियंट, या हम बोल सकते हैं कि CO2 का ग्रेडियंट बड़ा ही डिफर करता है। ठीक है, बड़ा ही डिफर करता है। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ना, आपको पता है रिब्स है, ऐसे से रिब्स, तो ये रिब्स के बीच में ना, ये रिब्स के बीच में ना मसल्स पाए जाते हैं। जो रिब्स के बीच में मसल्स पाए जाते हैं ना, उसको हम बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। हेल्प इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट। तो क्या क्या हेल्प करती है हमारी डायफ्राम, कुछ स्पेशलाइज्ड मसल जैसे कि हो गया एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। एक्सटर्नल जो मतलब जो बाहर साइड मसल्स प्रेजेंट हो बिटवीन द रिब्स, और जो अंदर साइड मसल्स प्रेजेंट हो, दिस इज द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो प्रेजेंट है बिटवीन द रिब्स। ये हेल्प करता है ये प्रेशर ग्रेडियंट को जनरेट करने के लिए। आई होप इतना क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। इंस्पिरेशन कब इनिशिएट होता है, बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम diaphragm which decreases the volume of the thoracic chamber in an anterior posterior axis। देखो ये ना, ये पहले पढ़ लेते क्योंकि इसको समझाने में बड़ा ही डीप में जाना पड़ेगा इसे। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स लिफ्ट अप द रिब्स। देखो sternum causing an increase in the volume of thoracic chamber in the dorsoventral axis। देखो आपने ये रूल पढ़ा है, PV कांस्टेंट। देखो सबसे पहले समझते हैं, PV इज इक्वल टू NRT। ये आपने
केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा आपको, ये फिजिक्स में भी आप कमिंग चैप्टर्स में आएगा, ये आपको पता है गैस लॉ है, राइट। मेरे पास अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट है, आर तो कांस्टेंट है, मतलब ये सारे कांस्टेंट है, तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरे पास पीवी कांस्टेंट हो गया, यानी पीवी कांस्टेंट हो गया। तो मैं इतना मुझे ये पता है कि ना अगर कांस्टेंट हो गया तो मैं v को उस साइड लेके जाऊंगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो आपको पता है इज इक्वल्स टू के इस साइड अगर मल्टीप्लाई में है तो इज इक्वल्स टू के उस साइड हो क्या होगा, डिवाइड में होगा। पता है आपको ये कि इज इक्वल्स टू इस साइड में होगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी लगाते हैं कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। अगर मुझे प्रेशर को डिक्रीज करना है, ऑफकोर्स मुझे लंग्स के अंदर, मैंने अभी जस्ट बताया था, मुझे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कम रखना है, तो मुझे अगर प्रेशर कम रखना है तो मुझे कुछ ऐसा जुगाड़ करना होगा कि मुझे लंग्स का वॉल्यूम ज्यादा करना होगा। तो मुझे ना ऐसा कुछ मसल्स की हेल्प से, रिब्स की हेल्प से ऐसा जुगाड़ करना होगा कि जो वॉल्यूम है उसको बढ़ाना होगा। ठीक है, ये इक्वेशन समझ में आएगा। ये ना आपको पूरे इस चैप्टर में वैलिड है। आप इंस्पिरेशन पढ़ो, आप एक्सपिरेशन पढ़ो, ये याद रखना। अगर मुझे प्रेशर ऑक्सीजन का कम करना है इनटू लंग्स तो मुझे वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मुझे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बढ़ाना है तो मुझे इसकी वॉल्यूम कम करनी पड़ेगी। अब मैं इसकी वॉल्यूम कैसे बढ़ा रही हूँ, यहाँ पे स्टेटमेंट वही अभी हमने पढ़ा, कैसे बढ़ाते देखो कि इंस्पिरेशन कब होगा। अब देखो मुझे वॉल्यूम बढ़ाना है, ठीक है, मुझे वॉल्यूम बढ़ाना है। ये डोम शेप्ड है, इससे अटैच हमारे पास क्या है, इससे अटैच, मेरे लंग्स पे भी मत जाना, ठीक है, मैं सब जस्ट समझाने के लिए आपको बता रही हूँ। ठीक है, ये ट्रेक क्या हो गया, ये लंग्स हो गया, इससे अटैच्ड है। ठीक है, अब मैं बोलूंगी इंस्पिरेशन इनिशिएट होते हैं कॉन्ट्रैक्शन से। तो कोई चीज जैसे कि ये चीज चिपका हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसके पीछे ये कॉन्ट्रैक्ट होगा यानी कि छोटा होगा, इन दोनों के बीच का स्पेसिंग बढ़ेगा, स्पेसिंग बढ़ेगा यानी कि वॉल्यूम बढ़ेगा ना। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा यानी कि ये फ्लैट हो जाएगा, ऐसे ही फ्लैट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली इसका ये जो लंग्स का सरफेस एरिया है वो बढ़ेगा ना। तो लंग्स का सरफेस एरिया, तो सबसे पहला काम कौन करेगा, वॉल्यूम बढ़ाने का। हमारे पास सबसे पहला काम कौन करेगा, हमारे पास डायफ्राम, कि द इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम which increases the volume of thoracic chamber in anterior posterior। anterior posterior मतलब इस सेक्शन में ऐसे इंक्रीज कर रहा है और एक ऐसे भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो एंटीरियो पोस्टीरियर मतलब हेड वाला, पोस्टीरियर मतलब टेल वाला। तो एंटीरियो पोस्टीरियर में मतलब वर्टिकल सेक्शन में वो इंक्रीज कर रहा है। क्या इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहा है। दैट इज नथिंग बट एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में वो क्या कर रहा है, वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, सो एंटीरियो पोस्टीरियर में वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, डायफ्राम रिस्पॉन्सिबल है। कौन रिस्पॉन्सिबल है, डायफ्राम रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स लिफ्ट अप द रिब्स। तो अभी देखो मैंने बोला था कि इसमें रिब्स है, रिब्स के बीच में मसल्स है, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो इसमें देखो जब मसल्स क्या करेगा, स्टर्नम कॉजिंग एन इंक्रीज, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, छोटे होंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इसमें कौन सा मसल यूज हुआ है, देखो यहाँ पे ना एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल यूज हुआ है। आई डोंट नो क्यों बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं इसमें कि एक्सटर्नल और इंटरनल को लर्न ही नहीं कर पाते। तो समझ लेना, अगर जब मुझे इनहेल करना है तो मुझे वॉल्यूम को बड़ा करना पड़ेगा। क्यों बड़ा करना पड़ेगा, कि मुझे प्रेशर कम करना पड़ेगा, तभी ही हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा आएगा। तो मुझे वॉल्यूम बढ़ाने का कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो जुगाड़ करने के लिए हेल्पफुल कौन से होते हैं, नंबर 1 होता है कौन सा, नंबर 1 होता है हमारे पास डायफ्राम। डायफ्राम छोटा होता है, उससे अटैच लंग्स को क्या करता है, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में खींचता है और कॉन्ट्रैक्शन करता है और स्पेस को बढ़ाता है। ऑन दी अदर हैंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की हेल्प से क्या करता है, देखो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या करता है, डिक्रीज करता है, वो भी ऑफकोर्स। अब देखो मैं यहाँ पे डायग्राम बना देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये लंग्स है हमारे पास, ये दूसरा लंग्स है, इससे अटैच ना, लेट मी चेंज द कलर, तब तक आपको समझ में आएगा, ब्लैक ले लेते हैं। अभी इससे अटैच ना रिब्स है ऐसे, ठीक है। तो ये रिब्स जब इस डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट होगा या छोटा होगा, कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये पहले फुला हुआ है, छोटा होगा, तो ये अपने साथ लंग्स को भी लेके बाहर साइड क्या करेगा, पुल आउट करेगा और ऑटोमेटिकली वॉल्यूम को बढ़ाएगा। वॉल्यूम को कैसे बढ़ाएगा, डॉर्सो वेंट्रल, आपको पता है ना, डॉर्सो मतलब पीछे साइड और वेंट्रल मतलब आगे साइड। तो इस डायरेक्शन में क्या करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और क्या करेगा, वॉल्यूम को बढ़ाएगा, प्रेशर को कम करेगा और ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बाहर से अंदर आ जाएगा। क्लियर हुआ, आपको एक एक लाइन समझ में आई। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक बार में नहीं समझेगा, अगर आपको एक बार में नहीं समझा तो मेक श्योर दैट यू वॉच इट अगेन एंड अगेन, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
तो चलिए मैं एक और बार आपको एक ब्रीफ सा शॉर्ट दे देती हूँ। यानी कि देखो, नेचर का रूल है, अगर मैं बोल रही सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है तो नेचर का एक बड़ा ही प्यारा सा रूल है। क्या रूल है? कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर होगा। तो हमने ना एक फिजिक्स का केमिस्ट्री की हेल्प ली। यहाँ पे हमें पता है PV इज इक्वल्स टू nRT होता है, इससे हमें पता चला कि सभी चीज तो कांस्टेंट है, तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम से। तो मुझे पता है कि मुझे ऑक्सीजन बाहर से अंदर लेना है, मुझे अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेना है, तो बाहर प्रेशर हाई होना चाहिए और अंदर प्रेशर कम होना चाहिए। तो मुझे कुछ ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा कि प्रेशर अंदर कम हो जाए। तो मुझे एक साइंटिस्ट ने बताया, फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले साइंटिस्ट ने बताया कि अगर तुम्हें प्रेशर कम करना है तो वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैंने अपने मसल से बात की कि मुझे ना वॉल्यूम कैसे भी करके बढ़ाना है। तो सबसे पहले रेस्क्यू में आया हमारे डायफ्राम। उसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ और एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ और बहुत ही ज्यादा स्पेस क्रिएट कर दिया, यानी वॉल्यूम को बढ़ा दिया। दूसरी रेस्क्यू में आया हमारे पास रिब्स। रिब्स ने क्या किया, इस वे में डोर्सो वेंट्रल पोजीशन में क्या किया, इंक्रीज किया। यहाँ पे कौन सा मसल यूज हुआ है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल यूज हुआ है। इंपॉर्टेंट है भाई, लोग कंफ्यूज होते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल से। देखो, नॉर्मल इंस्पिरेशन के लिए एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल यूज होता है। आई होप इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द ओवरऑल इंक्रीज इन थोरैसिक वॉल्यूम। जैसे कि मैंने बोला कि वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, ये दोनों ने बड़े ही हेल्प किए। causes a similar increase in the pulmonary volume. Of course pulmonary volume यानी कि लंग्स का वॉल्यूम भी। देखो, ये खींच तो डायफ्राम, देखो डायफ्राम कैसे नीचे आ रहा है, देख रहे हो, कॉन्टैक्ट हो रहा है या नीचे आ रहा है। ये रिब्स एंड स्टर्नम भी क्या आ रहा है, अपनी तरफ छोटे हो रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि वॉल्यूम ऑफ अ पल्मोनरी यानी कि लंग्स का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। An increase in the pulmonary volume decreases the interpulmonary pressure to less than atmospheric pressure, which force। देखो, इतने का मतलब इतना ही है, P is inversely proportional to V। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, यही बोल रहा है, दैट्स इट। तो इससे क्या होगा, जैसे ही प्रेशर कम होगा एक सक्शन क्रिएट होगा। क्या होगा, एयर जो एटमॉस्फेरिक एयर से ऑटोमेटिकली फोर्स आएगा ना, ठीक है। क्या होगा, एयर बाहर से डायरेक्टली लंग्स के अंदर आ जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, हमारा इंस्पिरेशन हो जाएगा। इंस्पिरेशन समझ में आया। दिस प्रोसेस देख रहे हो कैसे मसल्स ने अपना मैकेनिज्म खेल खिलाया और हवा को अंदर लाया। क्लियर हुआ? देखो, अगर क्लियर नहीं है तो वो सेक्शन वापस सुनो, दैट इज इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स फर्स्ट टाइम मुझे भी नहीं समझाता, एंड डोंट एक्सपेक्ट कि आपको फर्स्ट टाइम समझ जाए। यू हैव टू वॉच इट 3 or 4 times, ठीक है। मैं 3 से 4 बार बोलूंगी तो मुझे क्लियर होगा, जो मुझे ऑलरेडी क्लियर है एक ही टाइम में। लेकिन अगर आपको क्लियर करना है तो आपको सेम पार्ट अगेन एंड अगेन देखना पड़ेगा, ठीक है। रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम, ऑफ कोर्स अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो अपने रिलैक्स पोजीशन में भी जाएगा। जैसे हवा अंदर आ गया, ऑक्सीजन अंदर आ गया, तो अपना वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट को छोड़ेगा और रिलैक्स पोजीशन में आ जाएगा। तो देखो, जैसे रिलैक्स पोजीशन में आएगा तो ये वापस अपवर्ड साइड जाना स्टार्ट होगा। इससे क्या होगा, तो देखो द डायफ्राम और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल अपनी पोजीशन पे वापस चले जाएंगे। उससे क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। उससे ऑफकोर्स पहले वॉल्यूम को बढ़ाए थे, अभी वॉल्यूम वापस डिक्रीज हो जाएगा और इससे क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम कम हो गया तो देखो, वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो प्रेशर बढ़ जाएगा तो CO2 को ला देंगे फटाफट इस कंडीशन में, और बाहर अंदर CO2 ज्यादा है, बाहर CO2 कम है, तो क्या होगा, CO2 का सक्शन क्रिएट होगा और CO2 ऑटोमेटिकली बाहर चला जाएगा। देखो, यही सेम बात यहाँ पे बहुत ही हार्ड इंग्लिश लैंग्वेज में बोला गया, दैट्स इट। क्या बोल रहे हैं, देखो इससे क्या होगा, थोरैसिक वॉल्यूम कम होगा और इससे क्या होगा, पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। दिस लीड टू इंक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। जैसे ही मैं कितनी गंदी तरीके से लिख रही हूँ भाई, कितने गंदी तरीके से लिख रही हूँ मैं, लेट मी राइट इट प्रॉपरली। तो देखो, मैंने इसको अच्छे तरीके से लिखती हूँ। क्या बोल रहा है, देखो दैट इज एन इंक्रीज। क्या बोल रहा है, इंक्रीज। तो देखो, यानी कि मैंने जैसे ही वॉल्यूम को बढ़ाया, क्या होगा, प्रेशर, जैसे ही मैंने वॉल्यूम को कम किया, यहाँ पे कैसे, जैसे कि वापस रिटर्न जा रहा है तो वॉल्यूम क्या हुआ, कम हुआ, तो प्रेशर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। सो प्रेशर टू स्लाइटली अबाउ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉजिंग एक्सपल्शन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स, जिसको हम एक्सपिरेशन बोलते हैं। समझ में आया? कितना अच्छा ब्यूटीफुल प्रोसेस है, ताकि ज्यादा एनर्जी भी वेस्ट ना हो और मसल्स की हेल्प से हमने इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों कर लिया।
we have the ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscles in abdomen. आपने पता व्यायाम करते हो तो हमारे पास एक कैपेसिटी की हम बहुत ही फटाफट क्या कर सके, हमारे एयर को बहुत ही फटाफट एक्सपायर कर सके या इंस्पायर कर सके. वो किसकी हेल्प से करते हैं, ये जो नॉर्मल प्रोसेस है हम उसको अल्टर नहीं कर सकते हैं. हम क्या कर सकते हैं, अपने एब्डोमिनल मसल्स के अंदर और ज्यादा क्या करेंगे, फोर्स क्रिएट करेंगे. हम डायफ्राम या एक्सटर्नल इंटरनल कोस्टल मसल्स को हम जाके कमांड नहीं दे सकते. हम सिर्फ अपने स्टमक मसल्स को बहुत जोर से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं, और जो क्या करेगा, थोरैसिक चेंबर के अंदर कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, और इसकी वजह से हम या तो फास्ट या तो स्लो क्या कर सकेंगे, इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन कर सकेंगे. ऑन एन एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ 12 to 16 टाइम्स पर मिनट. यानी कि ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि हर एक मिनट में एक जो नॉर्मल व्यक्ति है वो 12 से 16 टाइम सेम प्रोसेस करता है. सो कैन यू सी कितना फटाफट ये प्रोसेस होता होगा. एक मिनट में ये इतना प्रोसेस कंडक्ट करवाना, ये मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाना, डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करवाना, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाना, डायफ्राम को अगेन रिलैक्स करवाना, ये सारा चीज 12 से 16 टाइम एक मिनट में होता है. The volume of air involved in breathing movement can be estimated by using spirometer. याद रखना कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है ब्रीदिंग को चेक करने के लिए, ब्रीदिंग मूवमेंट को स्पायरोमीटर, which help in the clinical assessment of pulmonary functions. तो ये स्पायरोमीटर जो होता है, देखो ये स्पायरोमीटर क्या करता है, मेजर करता है कि भाई अगर सही अमाउंट में ऑक्सीजन इन और आउट हो रहा है तो दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल. अगर कुछ भी डिफॉल्ट आया तो स्पायरोमीटर डिटेक्ट करने में हेल्पफुल होता है, जिससे हमें पल्मोनरी फंक्शन के बारे में पता चल जाएगा. सो आई होप ये थोड़ा सा हैवी पार्ट है, आई अंडरस्टैंड, बट आपको प्लीज डोंट एक्सपेक्ट कि एक बार में समझ में आ जाए. आपको ये 2-3 बार देखना पड़ेगा ये सेक्शन को, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही कॉम्प्लेक्स पूरा कंडीशन है कि कैसे हवा अंदर आता है बाहर जाता है, इंस्पिरेशन कैसे होता है, एक्सपिरेशन कैसे होता है, कि हमारा ह्यूमन 12 to 16 टाइम ये सारा प्रोसेस करता है फॉर एक मिनट के अंदर. तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कितने टाइम ब्रीद करता है, यही पूरे प्रोसेस को ब्रीदिंग प्रोसेस बोलते हैं, जो 12 to 16 टाइम होता है पर मिनट के अंदर. और कौन सी इंस्ट्रूमेंट होती है, स्पायरोमीटर. याद रखना दिस इज नथिंग बट अ स्पायरोमीटर, जो इंस्ट्रूमेंट होती है जो क्लिनिकल असेसमेंट के लिए हेल्पफुल होती है. सो आज हम ये लेक्चर यहाँ तक के रखेंगे बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट पार्ट और लोगों को समझने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है. तो जब तक नेक्स्ट लेक्चर नहीं आता, आई वॉन्ट यू टू लर्न इट, अंडरस्टैंड इट. एक बार नहीं होगा, 2-3 बार देखो, पक्का ही समझ में आएगा. देयर इज नो रॉकेट साइंस इन दिस, बहुत ही बेसिक है. आगे जब आपको इससे भी डिफिकल्ट चीजें पढ़नी है. सो मेक श्योर यू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन. एटलीस्ट 5 बार तो रिवाइज हो जाना चाहिए नेक्स्ट लेक्चर आने तक. सो मेक श्योर दैट यू डू इट. So meet you in the next video. Till then, make sure that you study. Okay. Till then, meet you in the next video. Till then, bye bye.